नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। अगले 10 मिनट में हम लोग देश दुनिया से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों की चर्चा करेंगे और बात करेंगे जो आखिरकार रावण का हितैषी कहां से ऊपर हुआ, ओवैसी कहां दौरा कर रहे हैं, इसके अलावे ओलावृष्टि और कहां आग लगी, कहां आकाशीय बिजली के शिकार हुए लोग। तो आइए शुरुआत करें सबसे पहले शिवहर से, जहां काफी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है, जिससे काफी नुकसान की खबर आ रही है। बिहार में मौसम ने बड़ी तेजी से करवट बदली। शुक्रवार को अहले सुबह आई तेज आंधी पानी और ओलावृष्टि ने तरियानी प्रखंड में जबरदस्त तबाही मचा दी है। जमकर हुई ओलावृष्टि से शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में भारी नुकसान पहुंचा है। प्रखंड के नरवारा, शरीफनगर, लदौरा, बासठपुर, सोनबरसा, राजाडीह, अटकोनी और बंसी पचरा और मुंगराहा समेत 1 दर्जन से अधिक गांवों में कुदरत का ये कहर बरपा है। 1 घंटे तक हुई ओलावृष्टि से खेत खलिहान, मकान, दुकान, बाजार और सड़क बिल्कुल सफ़ेद हो गए। लग रहा था जैसे बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई हो। तेज हवा के झोंकों से दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए। पेड़ों की टहनियाँ टूटकर यत्र तत्र गिर गई। फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। चाहे बात करें गेहूं, मक्का, सरसों, दलहन, आम, लीची, पपीता, कटहल, सहजन और सब्जी, सारी फसलें बर्बाद हो गई। प्रभावित इलाकों में बिजली सेवा भी बाधित हो गई है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बिहार का इलाका नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर या फिर शिमला का कोई इलाका हो। नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासनिक टीम इलाके का भ्रमण करने में जुट गई है। एसडीओ मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी, सीओ अमित कुमार, थानाध्यक्ष शोभाकांत पासवान, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मुनेश्वर प्रसाद सिंह की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। तरियानी के इलाकों में तकरीबन 10,000 एकड़ में लगी फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई है। गोपालगंज में वज्रपात से ईंट भट्ठा पर काम कर रहे 4 मजदूर झुलस गए। एक महिला मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूरों को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान झारखंड के रांची निवासी तुलसी महली के पत्नी पुष्पा देवी के रूप में हुई। घटना जिले के कुचाईकोट थाना क्षेत्र के महुआ गाँव स्थित ईंट भट्ठा पर घटी। दरअसल कुचाईकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव के पास स्थित ईंट भट्ठा पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से ईंट भट्ठा पर काम कर रहे 4 मजदूर उसके चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला पुष्पा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में कोई शराब लेकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा है तो कोई खुलेआम बैठकर शराब पी रहा है। ताज़ा मामला सीतामढ़ी जिला के रीगा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक चौकीदार खुलेआम शराब की बोतल खोलते हुए कैमरे में कैद हो गया और इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में चौकीदार नमकीन चखना के पैकेट के साथ बैठकर शराब की बोतल खोलता नजर आ रहा है। उसके साथ एक और युवक दिख रहा है। एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार ने बताया कि यह वीडियो सामने आते ही रीगा थाने के उस चौकीदार की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर दबिश दी गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि चौकीदार खुद शराब की तस्करी से जुड़ा था या किसी ने उसे बोतल नजराने के तौर पर दी थी। पुलिस अभी इस बात की जाँच कर रही है। मामले को लेकर हेडक्वार्टर डीएसपी रामकृष्णा ने बताया कि वीडियो वायरल होते ही चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वायरल वीडियो में चौकीदार श्रीनंदन कुमार शराब की बोतल खोलते हुए दिखाई दे रहा है। विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए चौकीदार को न्याय की हिरासत में भेजने की बात उन्होंने बताई। मुंगेर जिला के जमालपुर यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लगाते समय जमालपुर साहिबगंज बर्धमान पैसेंजर शुक्रवार की सुबह पटरी से उतर गई। पैसेंजर ट्रेन के 4 कोच पटरी से उतर जाने के कारण जमालपुर जंक्शन पर अप और डाउन दिशा से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया, जिससे 1 दर्जन ट्रेनों को जहां तहां रोकना पड़ा। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे का राहत और बचाव दल ट्रेन को वापस पटरी पर लाने में जुट गया था। बताया जा रहा है जो सुबह सुबह हुई इस घटना से रेलवे के संरक्षा के तमाम दावों की कलई खुल गई। ट्रेन को जमालपुर यार्ड से निकालकर प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा था, तभी ये दुर्घटना हुई। ऐसे में किसी तरह के जानमाल
के नुकसान की तो कोई सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मालदा रेल मंडल को दे दी गई। आनंद फानन में राहत और बचाव दल पटरी से उतरी ट्रेन को वापस पटरी पर लाने में जुट गया। भारत नेपाल सीमा के सोनवर्षा बॉर्डर पर सशस्त्र बलों ने एक चीनी महिला सहित 4 अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इन सभी को सोनवर्षा थाना पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चाइनीज महिला से सोनवर्षा पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है जो महिला के साथ कुल 4 लोग थे जो भारतीय सीमा में वाहन से भारत से नेपाल में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में बॉर्डर पर पिलर संख्या 326/32 के समीप हनुमान मंदिर चौक पर तैनात एसएसबी जवानों ने वाहन जांच के दौरान संदेह के आधार पर उन्हें पकड़ा। भाषाई बोलचाल संदिग्ध लगने पर ही जवानों का माथा ठनका। एक चीनी महिला के साथ 3 नेपाली और एक भारतीय नागरिक थे। भारतीय नागरिक उस वाहन का चालक बताया जा रहा है। पूछताछ के क्रम में चीनी महिला ने बताया कि वह बोधगया में कालचक्र पूजा में शामिल होने के लिए भारत पहुंची थी। पूजा के बाद वह नेपाल के रास्ते चीन वापस लौटने वाली थी। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि महिला के पास भारत में प्रवेश के लिए वीज़ा या पासपोर्ट नहीं है। हालांकि चीनी महिला के पास से दूसरी और कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। इससे पूर्व भी चीनी महिला 2 बार बिना पर्याप्त दस्तावेज के बोधगया के कालचक्र पूजा में शामिल होने आ चुकी है और बेरोक टोक वापस चीन भी लौट गई थी। हिरासत में ली गई चीनी महिला का नाम येंकी है, जिसकी उम्र तकरीबन 44 वर्ष बताई जा रही है। बेतिया में बारातियों से भरी एक बस पलट गई। बस में सवार 1 दर्जन से अधिक बाराती घायल बताए जा रहे हैं। घटना जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरदी टेरा माई स्थान के समीप का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को शिकारपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज पहुंचाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं घटना में घायल बारातियों में गौनहा थाना क्षेत्र के मुरली भरवा गांव निवासी ढोराराम, विकास कुमार, अफरोज अंसारी समेत 14 लोग शामिल हैं। थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस को थाने ले जाया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिहार की राजनीति में सीमांचल इस बार पूरा हाईलाइटेड बना हुआ है। दरअसल अल्पसंख्यक समुदाय के इस इलाके को अपने पाले में करने के लिए भाजपा और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी पारी खेल रही है। अब सीमांचल के 4 जिलों में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिन के दौरे पर पहुंच गए हैं। ओवैसी इन 4 इलाकों में सिर्फ रैली ही नहीं बल्कि छोटी छोटी सभाएं, पदयात्रा, नाव यात्रा सहित सुदूर इलाकों में जाकर लोगों से मिलेंगे। ओवैसी की 2 दिनों में सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार को साधने की कोशिश रहेगी। ओवैसी शुक्रवार को किशनगंज के कोचाधामन, कटिहार के बलरामपुर, पूर्णिया के अमौर और बायसी में सभा करेंगे। 19 मार्च को बहादुरगंज, ठाकुरगंज और जोकी में सभा करेंगे। सभी जगह सभाएं होगी और कुछ जगह रैली भी होगी। कई जगहों पर नाव से भी वो यात्रा करेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीति का स्तर और राजनीतिक लोगों का स्तर कितना नीचे तक जा सकता है, इसकी अभी कोई सीमा नहीं दिख रही है। चाहे बात करें उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो वो भी अपना स्तर कितना नीचे गिरा सकते हैं ये वो भी शायद नहीं जानते होंगे। और बिहार में बात करें तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अब उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी आगे हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी, जिनके नाम में राम लगा हुआ है, वो राम को काल्पनिक बता रहे हैं और रावण के साथ अत्याचार हुआ बता रहे हैं। मांझी कहते हैं कि राम से ज़्यादा बड़ा चरित्र रावण का था। राम कभी मुसीबत में होते थे तो उनके लिए कुछ अलौकिक सेवाएं आती थी, रावण के लिए कुछ नहीं आता था, इसलिए रावण ज़्यादा बड़े थे। जीतन राम मांझी को भले ही वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपनी राजनीति के लिए वो उटपटांग बातें बोल रहे हैं, उनको खुद ये समझ में आना चाहिए जो उनके पिता ने उनके नाम में राम क्यों लगाया। राम यदि काल्पनिक थे तो उनके नाम में राम क्यों लगा हुआ है। और दूसरी बात,
जो राम यदि काल्पनिक थे, मतलब एक ही कथा के एक पात्र काल्पनिक हो गए और दूसरे पात्र वास्तविक कैसे हो सकते हैं? यदि राम काल्पनिक थे तो रावण वास्तविक कैसे हो गए? सवाल ये है, कुछ भी बोल देने से काम नहीं चलता है। पटना में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी बड़ी संख्या में विधानसभा तक मार्च करने के लिए पहुंचे। शिक्षक अभ्यर्थी गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा होते हुए विधानसभा तक जाने का मन बना चुके थे। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए डाक बंगला चौराहे पर जुट गए। पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को डाक बंगला चौराहा पर ही रोक दिया। उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे। डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। अभ्यर्थी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अयोध्या जी में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल पर उस पर बन रहे गर्भगृह की ये तस्वीर है। पहली बार इसमें दिख रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में सभी स्तंभ खड़े किए जा चुके हैं। रामलला के दर्शन यानी गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां बननी है। इसमें 24 सीढ़ियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर अब आकार लेने लगा है। भूतल का 70% काम पूरा हो चुका है। इन तस्वीरों को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी किया है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि मंदिर निर्माण का काम तय सीमा से आगे बढ़ गया है। जल्द ही गर्भगृह का बीम डालने का काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर की छत के करीब 200 बीम की नक्काशी का काम हो चुका है। बीम की तराशी रामसेवकपुरम और रामघाट स्थित कार्यशाला में हो रही है। जो पत्थर तराशे जा चुके हैं उन्हें राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया जा रहा है। तो अभी आपने देखा जो भगवान श्री राम के लिए बन रहे भव्य रामलला मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है। उम्मीद करते हैं जो डेडलाइन 24 के जनवरी तक का दिया गया है, शायद उससे पहले फर्स्ट फ्लोर का काम संपन्न हो जाए, क्योंकि देश दुनिया की जनता को इस बात का इंतजार है जो कब भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो और हम वहां पहुंचकर रामलला के दर्शन करें। देखते रहिए लाइव मिथिला, ऐसे ही खबरों के साथ फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।